अस्सलामुअलैकुम। नॉवल सल्तनत बाय दारैन फातिमा। एपिसोड 1। बाब अव्वल, इंसान और ख्वाब। ये बहुत पहले की बात थी। मैं अपना ख्वाब तकरीबन भूल चुका था, लेकिन वो वक्त वहाँ था, मेरे सामने, सूरज की तरह चमकता हुआ मेरा ख्वाब। और फिर दीवार खड़ी हो गई, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता मेरे और मेरे ख्वाब के दरमियान बढ़ती गई, जब तक उसने आसमान को ना छुआ। दीवार स्याह, मैं स्याह हूँ, मैं साए में लेट जाता हूँ। मेरे सामने, मेरे ऊपर अब सिर्फ मोटी दीवार, सिर्फ साया, मेरे हाथ, मेरे स्याह हाथ। दीवार से बाहर आओ, अपना ख्वाब तलाश करो, मेरी मदद करो इस तारीकी को तोड़ने में, इस रात को तबाह करने में, इस साए को सूरज की हजारों रोशनियों में बराबर करने में, सूरज के हजारों घूमते ख्वाबों में। लैंगस्टन हक। फिजा में गूंजती मगरिब की आजान, डूबता हुआ जर्द सूरज, और डीएचए के एक रिवायती से घर जिसके बाहर स्याह तख्ती पर सुनहरी रंग से ताहिर बेग लिखा गया था। उसके टेरेस पर बैठी लड़की, कानों में एयरपोर्ट्स लगाए, स्याह आंखों, बारीक सी नाक, लबों पर एक मुस्कान लिए, नजरें मोबाइल की स्क्रीन पर जमाए, एक हाथ से अपने कान में पहनी सिल्वर रिंग की बाली को गोल गोल घुमाती। वो अपनी ही धुन में मगन था, जब एकदम उसके ही फोन की रिंगटोन ने माहौल में खलल डाला। वो फौरन उठ बैठी थी, कॉल पिक की। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से नीचे आओ, मुझे तुमसे एक अहम बात करनी है। अमायरा ने वहीं टेरिस के साथ खड़े खड़े गेट के पार सड़क पर एक गाड़ी खड़ी देखी थी। वो उजलत में भागती हुई नीचे अपने कमरे में आई। 2 मिनट में कपड़े तब्दील किए, आईने में एक बार खुद को देखा, नजर वॉशरूम वाली चप्पल पर रुक गई। उफ, वो कोप से बुड़बुड़ाई थी। उसने जल्दी से रैक में पड़ी जूती पहनी, ब्राउन टॉप के साथ ब्लैक ट्राउजर पहने, बाल यूं ही आजाद छोड़े। वो तेज तेज सीढ़ियां उतरती, फिसलते फिसलते बची। हड्डी तोड़वानी है अपनी कोई? सामने से आते हुए हमजा ने तबसरा किया था। 21-22 साल हमजा उसके छोटे मामू की इकलौती औलाद। हमजा, मैं डैड के साथ जा रही हूँ, वो मुझे लेने आए हैं, तुम नानू को बता देना, बाय। कहकर वो एक लम्हे के लिए नहीं रुकी। ये जब भी तुम्हारे डैड आते हैं, कोई बुरी खबर ही लेकर आते हैं, उसने बुलंद आवाज में कहा था। शट आप, अमायरा ने बगैर मुड़े जाते जाते उसे जवाब दिया। हमजा मुस्कुराता हुआ नानू के कमरे की जानी बढ़ गया। जवानी में तो कभी पढ़ी नहीं, अब बुढ़ापे में अल्लाह से सब मांग लेना है इन्होंने। वो चलते चलते अपने दादू की लंबी हो जाने वाली नमाजों के बारे में बुड़बुड़ा रहा था। अमायरा उस सया मर्सिडीज का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठी थी। अस्सलामुअलैकुम डैड। शाहजेब ड्राइव कर रहे थे, जो वो अमूमन पाकिस्तान आकर नहीं किया करते, क्योंकि यहाँ उन्हें ड्राइवर मैसर होता था। लेकिन जब भी वो अमायरा से मिलने आते तो अकेले आते। इसकी वजह भी आपको पता चल ही जाएगी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? उन्होंने सरसरी से अंदाज में पूछा। फाइन, अमायरा धीमी आवाज में बोली, लेकिन उसने उनका हाल पूछने की जहमत नहीं की। गाड़ी लाहौर के एक मशहूर रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। बहुत इम्पोर्टेंट बात होगी, फॉर श्योर, उसने दिल में सोचा था। कहा नहीं। शाहजेब को जब भी उससे कोई अहम बात करनी होती तो वो उसे खाना खिलाने ले जाया करती। वो अपने बाप से इतना दूर होते हुए भी उन्हें कितना जानती थी। उसे अपने जनरल नॉलेज पर रश्क आया था। हमायरा शाहजेब के सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी। शाहजेब की नज़र उसके बालों में होने वाले नए रंग के इजाफे पर पड़ी। अमायरा के बाल बिल्कुल स्याह और सीधे थे, और उसने बहुत कम बालों में नीले और गुलाबी रंग की स्टिकिंग करवाई हुई थी। अगली नज़र अमायरा के कानों में नई नई पैरसिंग पर पड़ी थी। उसने कान के दरमियान वाली झिल्क में चमकता दमकता हीरा पहना हुआ था। इतने ज्यादा सुराख करवा लिए तुम्हें, और सुनती तुम एक से भी नहीं, वो मुस्कुरा कर बोले थे। बदले में अमायरा भी मुस्कुरा दी थी। डैड और उनके डार्क जोक्स। आह, अमायरा, आप पाकिस्तान कब आए? उसने यूं ही लापरवाह अंदाज में पूछा था। लास्ट वीक। वो मेन्यू को गौर से देख रहे थे, और अमायरा का वो मेन्यू रटा हुआ था, क्योंकि वो महीने में एक दफ़ा हमजा के साथ यहाँ चक्कर लगा ही लेती। ये तो तय था कि अमायरा शाहजेब से नहीं पूछेगी कि उन्होंने उसे आने से पहले इत्तला क्यों नहीं दी। उसकी अना बहुत बड़ी थी। क्या ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? उन्होंने मेन्यू अमायरा की तरफ बढ़ाया।
अमायरा ने एक सरसरी नज़र उस सारे मेन्यू पर दौड़ाई। मुझे कुछ नहीं खाना। तुम साइकेट्रिस्ट के पास जा रही? अगले लम्हे ही सवाल पूछा गया। अमायरा ने सर हिला दिया था। वो शाहजेब की नज़रों और सवालों का मकसद समझती थी। शाहजेब ने वेटर को ऑर्डर नोट करवाया। अमायरा इधर उधर बैठे अमीर लोगों को देख रही थी। किसी टेबल पर 4 दोस्त बैठे एक दूसरे को तंग कर रहे थे। किसी टेबल पर एक कपल बैठा एक दूसरे की झूठी तारीफों में मसरूफ था। किसी टेबल पर पूरी फैमिली बैठी खुशगपियों में मसरूफ। तुम वली को जानती हो ना? शाहजेब ने कोहनिया मेज पर रखे संजीदा अंदाज में इस्तफसार किया था। अमायरा ने नासमझी से गर्दन शाहजेब की तरफ मोड़ी थी, फिर सर हिलाया। वली उनके बड़े भाई जहांजेब का सबसे छोटा बेटा था। उसकी बातें शाहजेब अक्सर करते रहते थे कि वली बहुत टैलेंटेड है, वली ये करता है, वली वो करता है। वो बचपन में वली से एक दफ़ा मिल चुकी थी, जब वो ऑस्ट्रेलिया उनके घर आया था। इससे ज़्यादा वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा और उसका निकाह हो जाए इसी महीने। मैं मेरे वापस जाने से पहले वो इत्मीनान से कह रहे थे। आप मजाक कर रहे? उसकी सिया आंखों में बेयकीनी फैली। उसके सर पर तो जैसे बम फोड़ा था। हरगिज़ नहीं, शाहजेब ने कंधे उचकाए। आप क्या सोचकर मुझसे ये बात कर रहे हैं? मेरी उम्र अभी सिर्फ 19 साल है। पहले राइफ का सोचें, फिर हन्नान का, और उसके बाद मेरा। अमायरा अभी तक शिशुपंज में मुबतला थी। इसी उम्र में लड़कियों के दो दो बच्चे भी हो जाते। उम्र से फर्क नहीं पड़ता। शाहजेब पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। चलें, मुझे अपने खानदान या इधर उधर एक लड़की की मिसाल दें जिसके 19 साल की उम्र में दो नहीं, चलें एक बच्चा हो। अमायरा का अंदाज हद से ज़्यादा संजीदा था। मैं शादी की बात नहीं कर रहा, निकाह की बात कर रहा। बेटियां बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती हैं और मैं जल्द अज जल्द तुम्हारी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होना चाहता हूँ। अमायरा को 2 मिनट तो उनकी उर्दू हजम करने में लगे थे। कम ऑन डैड, आप जैसे इंसान पर ये टिपिकल बातें सूट नहीं करती। कम से कम 4-5 साल तक तो मेरा ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करने वाली। मेरी मेंटल हेल्थ का तो आपको अच्छे से अंदाज़ा है, तो जानबूझ कर खुद और मुझे शर्मिंदा मत करें। अमायरा दो टोक अंदाज में बोली। मैं सीरियस हूँ और हर बात पर अपनी मेंटल हेल्थ का बहाना बनाना छोड़ दो। शाहजेब अपनी बात पर जोर देकर बोले थे। वेटर ने खाना उनकी टेबल पर रखा था तो कुछ लम्हों के लिए वो दोनों खामोश हो गए। देखो अमायरा, वली बहुत छोटा, बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें दोबारा इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी, शाहजेब नरमी से बोले। देखें, अच्छे तो आप भी थे, फिर भी आपकी और मामा की शादी नहीं चली ना। और अगर आप ट्रस्ट की बात कर रहे हैं तो मुझे आपसे ज़्यादा बेयकीनी किसी पर भी नहीं है डैड। अमायरा का लहजा किसी भी तासुर से पास था। बाप हूँ तुम्हारा, तुम्हारे फैसले ले सकता हूँ। उनका लहजा सख्त हुआ था। आप मुझे घर ड्रॉप कर दो। वो अपनी जगह से उठ गई। शाहजेब ने एक नज़र अपने सामने खड़ी नाफरमान औलाद पर डाली। इतना उनके दो बेटों ने उन्हें तंग नहीं किया था जितना ये एक लड़की कर रही। मगर मसला ये था, वो उसे कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि अमायरा की इस तरबियत में कसूर उनका भी था। वेटर को बिल देकर वो उठ खड़े हुए थे। खाना वहीं का वहीं पड़ा था। वेटर ने उन्हें जाते देखा तो अमीर लोगों के नखरे, उसने सोचकर सर झटका। रास्ते में उनके दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी। शाहजेब ने गाड़ी एन ताहिर बेग के घर के सामने रोकी। वक्त लो और अच्छे से सोचो। शाहजेब ने एक आखिरी कोशिश कर ली। मुझे आपके रिश्तेदारों के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना डैड। वो गहरी सांस खारिज करके बोली। तो जहाँ तुम चाहती हो वहाँ मैं कभी नहीं होने दूंगा। शाहजेब का लहजा काट दाग। अमायरा की आंखों में चुभन उभरी। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं चाहती। आप इनसिक्योर होना बंद कर। वो उनकी मिन्नत कर रही थी। इनसिक्योर? शाहजेब तंजी हंसे थे। तुमने ऐसा वैसा कोई भी कदम उठाया ना तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई बाप भी है। अपने नाम के साथ मैं वो सारी आसाइशें तुमसे छीन लूंगा जिनकी वजह से तुम इतनी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हो। फिर देखता हूँ तुम्हारा कौन सा रिश्तेदार तुम्हें 2 वक्त का खाना भी देता। तुम अच्छे से जानती हो कि इस घर में तुम्हारी इज्जत मेरी दौलत और स्टेटस की वजह से। जस्ट थिंक, वो नहीं होगा तो तुम्हारा क्या बनेगा? शाहजेब शाहजेब तलखी से कह रहे थे। अमायरा ने आंखें मीच कर उनके सख्त अल्फाज सुने थे और गाड़ी से उतरी थी। शाहजेब ने गाड़ी स्टार्ट की थी। अमायरा उनकी जानिब पलटी थी, विंड स्क्रीन तक आई। डैड,
मुझे आपकी और मामा की ज़रूरत थी। आपके बगैर रह लिया तो आपके नाम के बगैर भी रह लूँगी। तुमने हमेशा मुझे मायूस किया। शाहज़ेब के लहजे में कुर्ब था। मेरी भी आपके बारे में यही राय, अमायरा कहकर जा चुकी थी। शाहज़ेब ने जबड़े भींचकर गाड़ी सड़क पर डाल दी। घर में सब सो चुके थे। वो सीधा अपने कमरे में आ गया, लाइट ऑफ की और बेड पर लेट गई। जो वो इतने दिनों से रात को सुकून से सो पा रही थी, वो नींद आज उड़ चुकी थी। और अब कई दिन लगने थे उसे अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल ट्रैक पर लाने के लिए। माजी, सफ़ेद शर्ट और मैरून स्कर्ट के साथ स्कूल शूज़ पहने, सुनहरी बालों की दो पोनियां बनी, कंधों पर स्कूल बैग पहने, हाथ में वाटर बॉटल पकड़े, उसकी नज़रें स्कूल गेट पर टिकी हुई। उससे कुछ ही फासले में पर गार्ड खड़ा हुआ था और वो बार बार अपनी कलाइयों पर पहनी घड़ी पर वक्त देख रहा था। अमायरा के स्कूल को बंद हुए 3 घंटे गुजर चुके थे और उसे कोई लेने नहीं आया था। आखिरकार गार्ड कुछ सोचते हुए स्कूल के अंदरूनी इमारत की जानिब बढ़ा और तकरीबन 5 मिनट में वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में गेट के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी। अमायरा फौरन अपनी जगह से उठी थी। वो उस गाड़ी को पहचानती थी। वो उसकी माँ थी। सारा ने उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला था। अमायरा की नज़र अपनी माँ पर पड़ी, जिसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी। अमायरा के कंधे ढलक गए थे। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। हमेशा की तरह उसने अपनी माँ से नहीं पूछा था कि वो क्यों उसे स्कूल से लेना भूल जाती। सिडनी का मौसम हमेशा की तरह अपने रंग दिखा रहा था। अचानक से वहां बारिश शुरू हो चुकी थी। अमायरा दिलचस्पी से आसमान पर पड़ती हुई बूंदों को देख रही थी। घर में दाखिल होते ही उससे लाउंज से टीवी चलने की आवाज़ आई थी। अमायरा जानती थी कि उसके बाबा आए हुए होंगे। वो उस जानिब बढ़ने ही लगी थी जब उनैजा ने अमायरा का बाजू पकड़ा। खाना खा लिया? सारा ने सख्त लहजे में पूछा था। अमायरा ने नफी में सर हिलाया। अपने कमरे में जाओ, मैं लेकर आती। सारा से कहकर उसे कहकर लाउंज में चली गई थी और अमायरा को अंदाजा था कि उसके बाद क्या होना था। वो सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। क्यों आए हो तुम यहाँ? सारा ने शाहजेब से सवाल किया। शाहजेब ने टीवी का वॉल्यूम कम किया। एक्सक्यूज मी, मेरा घर है, मैं जब मर्जी आऊँ। वन। अमायरा पहली सीढ़ी पर चढ़ी थी। एक बार फिर वो ना चाहते हुए अपने माँ बाप का झगड़ा सुनने वाली थी। पिछले कुछ सालों से ये उनका मामूल बनता जा रहा था। मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया और अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, सो प्लीज लीव। सारा ने उंगली उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। क्या बर्दाश्त कर लिया तुमने? मैंने कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं तुम पर? नाशुक्री की भी हद होती है सारा। शाहजेब को हैरत हुई थी। तुमने मुझे धोखा दिया। पहली बीवी और बच्चे होने के बावजूद मुझसे शादी की, मेरी जिंदगी खराब की है। सारा चिल्लाई। उसे जिंदगी खराब होना कहते हैं? वो तो मस्खराना अंदाज में हंसा था। उफ अज़ा, उफ। मैं तुम्हारे इस लापरवाह रवैये को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मुझे समझते ही नहीं हो। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। जाओगी कहाँ? शाहजेब पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। पाकिस्तान, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। शौक से जाओ, और अगर दिमाग ठिकाने लग जाए तो मुझे कॉल कर लेना। वो वहां से उठकर निकल गया था। उसकी नज़र सीढ़ियों पर खड़ी अमायरा पर पड़ी थी, जो पलटकर अपने बाप को देख रही थी। कम है। शाहजेब ने उसे नीचे आने का इशारा किया। अमायरा भागती हुई सीढ़ियों से उतरी थी और शाहजेब से लिपट गई थी। शाहजेब ने उसका सर चूमा था। अभी मुझे एक काम है, 1-2 दिन में आऊंगा। ओके? अमायरा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया था। लाउंज से कुछ टूटने की आवाज आई थी। उन दोनों ने गर्दन मोड़कर उस जानिब देखा। शाहजेब ने सर झटका था। बाय। वो चला गया था। अमायरा भागती हुई अपने कमरे में आई थी। स्टूल खींचकर उस पर चढ़ी। अब वो खिड़की के पार अपनी गाड़ी में बैठते हुए अपने डैड को देख सकती थी। कुछ ही देर में वो गाड़ी वहां से जा चुकी थी। बारिश रुक चुकी थी। हाल। न्यूज़ चैनल के सेट पर अपनी निशिस्त पर बैठा टीम को कैमरा सेट करते हुए देख रहा था। कैमरा लाइट सेट होने के साथ ही शो शुरू हो चुका था। होस्ट उससे कुछ ही फासले पर अपनी कुर्सी पर बैठा उसे मुतारफ करवा रहा था। 24-25 साल नौजवान, चूड़ी चौड़ी पेशानी पर घने स्याह बाल, भूरी आंखें, बढ़ी हुई शेव और लबों पर एक नर्म सी मुस्कुराहट लिए, सुरमई शर्ट के साथ स्याह पैंट में मलबूस, वो उस होस्ट की जानिब मुतवज्जा था, जो उसकी शान में कसीदे पढ़ने में मसरूफ था।
जी वली, तो आप हमें बताएं कि आखिर क्या वजह है जो हमारा मुल्क दिन ब दिन पीछे जा रहा है। होस्ट अपने मखसूस अंदाज में सवाल कर रहा था। उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह आप और मैं और हम जैसे लोग हैं जो टांग पर टांग रखकर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सब कुछ खुद ही फिक्स हो जाएगा। इकबाल भी कहते हैं कि जब तक हम खुद अपनी हालत नहीं बदलेंगे हमारी हालत नहीं बदलेगी। वो बोल रहा था और अपने टीवी के सामने बैठे लोग उसे बहुत गौर से सुन रहे थे। लोग उसकी बातों के दीवाने थे। उसने बहुत कम उम्र में अपना बड़ा नाम कमा लिया था। शो खत्म होते ही वो उन सबको खैरबाद कहकर अपनी गाड़ी में बैठा था। शर्ट के कुछ बटन लूज किए, गहरी सांस खींचकर ड्राइव करने लगा। जहन में बहुत सी सोचों के गिर्द घूम रहा था। काफी दिनों से हलीमा बेगम की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अमायरा और यास्मीन ने बहुत इसरार के बाद उन्हें हॉस्पिटल चलने पर राजी किया था। ताहिर ने डॉक्टर से उनकी अपॉइंटमेंट ली हुई थी और अब वो हॉस्पिटल जाने के लिए रवाना हो रहे थे। ताहिर, जाहिद, फायजा और सारा, चार बहन भाई थे। सबसे बड़े जाहिद थे, उसके बाद फायजा आती थी, तीसरे नंबर पर ताहिर साहब और आखिरी नंबर पर अमायरा की माँ सारा आती थी। उनके वालिद की वफात के बाद जाहिद ने उनकी कोई जायदाद अपने नाम लगवा ली थी, जिस पर दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा हो गया। दोनों भाई एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन जाहिद साहब की बीवी बच्चे उनके घर आते जाते रहते थे। अमायरा गेट के बाहर गाड़ी के साथ टेक लगाए हलीमा बेगम और ताहिर साहब का इंतजार कर रही थी। साथ वाले घर का गेट खुला था और एक गाड़ी बाहर निकली थी। ड्राइविंग सीट पर जाहिद साहब थे और वो एन अमायरा के सामने रुके थे। यहाँ क्यों खड़ी हो? रूबदार अंदाज में सवाल किया गया। नानू और मामू का इंतजार कर रही हूँ। वो हॉस्पिटल जाना है नानू का चेकअप करवाने। वो सीधी खड़ी होकर बोली थी। क्या हुआ है अम्मा को? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। शुगर बढ़ जाती है दूसरे तीसरे दिन, वो संजीदगी से बता रही थी। अल्लाह उन्हें शिफा दे। मैं चलता हूँ, तुम भी घर के अंदर खड़े होकर इंतजार किया करो। लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। वो अपने असली नासिहाना अंदाज में उसे नसीहत करके जा चुके थे। अमायरा ने सर झटका था। उन्हें जाहिद साहब की यही तंग नजरी बहुत बुरी लगती थी। खैर, उसे क्या। वो फोन पकड़कर गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी हो गई थी। हॉस्पिटल दाखिल होते ही वो लिफ्ट की जानिब बढ़े थे। वो लिफ्ट का बटन दबाने वाले ही थे जब कोई अंदर दाखिल हुआ। दराजे कद, कसरती जिस्म, नपासत से संवारे हुए बाल, स्या आंखें, बड़ी हुई शेव, सुरमई जीन्स के साथ स्या टी शर्ट में मलबूस वो 24-25 साल खुशशक्ल नौजवान था। उन दोनों की नजरें मिली थी। वो वली था, शाहजेब के बड़े भाई जहानजेब का खान का बेटा। हेलो। वो उसके बराबर खड़ा हो गया था। ताहिर और हलीमा बेगम पीछे खड़े थे। ताहिर साहब तो अपने फोन पर झुके हुए थे, लेकिन हलीमा बेगम अजनबी निगाहों से वली की पुश्त को घूर रही थी। अमायरा मुस्कुराई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? वली ने खुशगवार अंदाज में पूछा था। फाइन। उसने वली का हाल पूछने की जहमत नहीं की। तुम यहाँ चाचू से मिलने आई हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने दोबारा उसे मुखातिब किया। उन्हें क्या हुआ है? अमायरा ने नासमझी से उसे देखा। आंखों में हैरत फैली थी। ओह, तो तुम्हें नहीं पता? वो जेरे लब बुड़बुड़ाया था। क्या हुआ डैड को? उसने अपना सवाल दोहराया था। अब की बार उसका लहजा बदला हुआ था। वली जरा झुककर सरगोशी की आवाज में बोला था, ताकि पीछे खड़े अफराद ना सुन सकें। कल रात से हॉस्पिटल में एडमिट है। अमायरा की आंखों में हैरत उभरी थी। आप मजाक कर रहे हैं ना? उसने अब्रो उचकाकर पूछा था। बिल्कुल भी नहीं। और तुम खुद उन्हें देख सकती हो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं सीरियस नहीं हूँ। वली को मजाक वाली बात बुरी लगी थी। लिफ्ट रुक चुकी थी। नानो, ये डैड के बड़े भाई के बेटे। उसने हलीमा बेगम के यूं घूरी डालने पर फौरन वजाहत दी। आखिर पर उसे वली का नाम ही भूल गया था। अभी कल ही तो डैड उसका नाम ले रहे थे। क्या था? उसने खुद को कोसते हुए सर खुजाकर याद करने की नाकाम कोशिश की थी। वली ने मुस्कुराकर उन दोनों को सलाम किया और अपने आप को अमायरा का कजन कहकर तारुफ करवाया। डैड की तबीयत ठीक नहीं, मैं उन्हें देख लूं? आप जाएं मामू के साथ। अमायरा नानू से मुखातिब हुई थी। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, हलीमा बेगम फौरन बोली। आपकी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, मैं देख लेती हूँ। अमायरा उन्हें तसल्ली देते हुए वली के साथ आगे बढ़ गई थी। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात वाजे थे। बाय दादू। हाय दादू, मेरा नाम वली है। वली जता रहा था। मुझे पता था।
बस जहन से निकल गया था। अमायरा की शक्ल पर कहीं शर्मिंदगी के आसार नहीं। डोंट वरी अमायरा, चाचू अब ठीक है, उसने चलते हुए अमायरा को तसल्ली दी। अमायरा ने सर को जंबिश दी। उसके दिमाग में कल वाली बातें चल रही थी। क्या शाहजेब उसकी वजह से परेशान थे? लेकिन उसने पहले भी तो इतनी दफा उनसे बदतमीजी की थी। इस वक्त तो कुछ नहीं हुआ था। क्या मालूम मैंने उन्हें ज्यादा ही हर्ट कर दिया हो। वो अब पछता रही थी। राइड वार्ड के बाहर हाथों में सर गिराए बैठा हुआ था। वहां जहांजीब साहब भी मौजूद थे। अमायरा ने सबसे पहले उन्हें सलाम किया। कदमों की चाप सुन के रायद ने सर उठाया। माथे के बलों में इजाफा हुआ। अमायरा तुम यहाँ? उसकी आंखें सुर्ख थीं। शायद वो कल रात से जाग रहा था और काफी परेशान भी था। अमायरा को इल्म नहीं था कि वो भी शाहजेब के साथ ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आया। उसे इल्म होना भी कैसे था? वो बेचैन सी उसके साथ बैठी थी। क्या हुआ है डैड को? उसने फिक्रमंदी से पूछा। आई डोंट नो। कल रात कहीं से वापस आए थे तो काफी डिस्टर्ब थे और अचानक अपने कमरे में गिर गए। डॉक्टर कह रहे थे कि स्ट्रेस की वजह से बीपी शूट कर गया। राय संजीदगी से बता रहा था। नदामत का एक पहाड़ उसके कंधों पर आ गिरा था। ये सब उसकी वजह से हुआ था। अमायरा यूं ही खामोशी से बैठी नाखून चबाने लगी। रायद उसे देखकर मुस्कुराया था। जब वो एक साथ स्कूल जाते थे और कभी वैन में रायद अमायरा के साथ बैठ जाता तो वो उसे देखता रहता, कैसे वो सारा रास्ता नाखून चबाती रहती। कभी कभी वो उसे मना करता, लेकिन कुछ देर बाद आने के बाद वो फिर से अपना काम शुरू कर देती। तुमने अभी तक ये काम नहीं छोड़ा? तुम्हें इन बातों की पड़ी है राय? मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है। अमायरा ने सर दोनों हाथों में गिराया। एक अजीब बेबसी का एहसास ने उसे घेर लिया। बाबा अब ठीक है और होश में है। तुम्हें उनसे मिलना है तो मिल लो। राय ने उसका सर थपकते हुए उसे तसल्ली दी। नहीं, वो मुझसे नाराज होगी। अमायरा ने नफी में सर हिलाया। उसे शाहजेब का सामना नहीं करना था। क्यों? राय ने उसे घूरा था। क्योंकि वो कल रात मुझसे मिलने आए हुए थे ना। अमायरा की आवाज धीमी हुई थी। रायत को हैरत का झटका लगा था। कुछ हुआ है जो मुझे नहीं पता? रायत ने अब्रोच झुका कर पूछा। हाँ, अमायरा ने गहरी सांस खारी की। अगर मसला तुमसे रिलेटेड है तो कोई हल भी होगा तुम्हारे पास तो शाबाश, उठो और बाबा से बात करो। रायत ने उसका कंधा थपका था। उसने उसे बात बताने पर इसरार नहीं किया था। उसे यकीन था कि अगर कुछ अहम होगा तो वो खुद बता देगी। अमायरा हिम्मत करके उठी थी। अगर उन्होंने मुझे डांटा तो? वो डरते हुए बोली। तो तुम्हें कौन सा असर होना है? रायद ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए थे। अमायरा बुरा सा मुंह बनाकर वार्ड में दाखिल हुई। वो शाहजेब के पास बैठी। उसने आज से पहले कभी अपने बाप को इस हालत में नहीं देखा था। डैड, उसने धीमी आवाज में शाहजेब को पुकारा। शाहजेब की आंखें खुली। मुरझाया हुआ जर्द चेहरा और दुनिया भर की बेजारी और थकान उनके चेहरे पर थी। वो अमायरा को देखकर मुस्कुराए थे और जरा टेक लगाकर बैठे थे। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप इतना हर्ट हुए। मैं अभी निकाह कर लूंगी, लेकिन शादी अपनी मर्जी से करूंगी। उसने बगैर सोचे एक दफा फिर अपने फैसलों की डोर अपने बाप के हाथ में दे दी। शाहजेब ने उसे देखा था। वो खौफजदा थी। उसकी सी आंखों में फिक्रमंदी थी। अमायरा के बारे में सब यही कहते थे कि वो बहुत जिद्दी है, लेकिन अमायरा शाहजेब की बात मान जाया करती थी। वो उनका मान रख लिया करती थी। वो शायद सुनती ही सिर्फ उनकी थी। वो शायद डरती भी उन्हीं से थी और वो शायद मोहब्बत भी सिर्फ उनसे करती थी। अमायरा, जिंदगी का किसी को कुछ पता नहीं होता। अगर कल मुझे कुछ हो जाता तो कौन सोचता तुम्हारे बारे में? तुम्हारी माँ को तो तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं, और इस बात से तुम भी मुत्तफिक होगी। और तुम्हारी नानो मामू कब तक तुम्हें अपने घर में रखेंगे? बली तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। मैंने हमेशा से तुम्हारे और बली के बारे में सोच रखा था। जिन प्रॉब्लम से तुम गुजरी हो वो सिर्फ अपने ही समझ सकते हैं। और हाँ, मैं तुम्हें इस रिश्ते में बांध दूंगा, लेकिन ये रिश्ता तुम्हें खुद निभाना है। और प्लीज अपनी माँ की तरह खुद सर बनकर अपना घर खराब ना करना। मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है मायरा, और तुम मुझे इतने ही अजीज हो जितने दोनों बेटे हैं। तुम मेरी औलाद हो। वो उसी थकन भरे अंदाज में नरमी से कह रहे थे। आई विल ट्राई डैड। अमायरा उनसे ज्यादा खुद को तसल्ली दे रही थी। उसी लम्हे बली अंदर दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग चाचू। आपकी बेटी काफी परेशान हो गई थी आपको लेकर। वो उनकी बाएं जानी बैठ गया था, अमायरा के बिल्कुल सामने। बेटियां ऐसी ही होती हैं शाहजेब। शाहजेब जता रहे थे। ये सब छोड़ें चाचू, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए जल्दी से फिट हों और हम अपनी पार्टनरशिप की डील साइन करें।
वली यूं ही हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं बड़े शौक से यहाँ एडमिट होने आया हूँ। शाहजेब बुरा मान गए थे। मुझे तो यहाँ लग रहा कि चच्ची से दूर रहकर आपको टेंशन नहीं मिल रही, इसीलिए आपने ये बहाना बना लिया। वो उन्हें छेड़ रहा था। अनायसा नहीं आई। शाहजेब ने उसे घूरा था। वली ने भी चौंक कर उसे देखा। मेरा मतलब था अनायसा आंटी। उसने फौरन सफाई पेश की थी। नहीं, हन्नान के एग्जाम्स चल रहे हैं, वो उसे अकेला छोड़कर नहीं आ सकती थी। शाहजेब ने जवाब दिया। मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, अमायरा कहकर उठ खड़ी हुई। तुम किसके साथ आई थी? शाहजेब ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। नानू और मामू के साथ आई थी। नानू का चेकअप करवाना था, ये रास्ते में मिल गए। उन्होंने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, तो मैं आपके पास आ गई। यहीं पर हैं वो? नहीं, मामू को जाना था ऑफिस, इसलिए जा चुके हैं, वो लापरवाह अंदाज में बोली थी। तुम कैसे वापस जाओगी? मैं राइट से कहता हूँ। डोंट वरी डैड, राइड नहीं होता तो भी मैं चली ही जाती। और वो काफी थका हुआ है, शायद कल रात से जाग रहा है। मैं हमजा को कॉल कर लेती हूँ। अमायरा को दुनिया का सबसे बड़ा मसला उसे ड्रॉप करना लग रहा था। मैं कर दूं ड्रॉप? वली शाहजेब से मुखातिब हुआ था। उसने पहली दफा उनकी गुफ्तगू में मदाखलत की। अमायरा के मना करने से पहले शाहजेब ने जवाब दिया था। हाँ, श्योर। अमायरा चुपचाप बाहर चली गई थी। कोई मौका नहीं जाने जाने डैड जिससे अपना मतलब ना निकाले। उसे समझ आ गई थी कि शाहजेब को क्यों उसके घर जाने की इतनी फिक्र हो रही थी। रायत वहीं कुर्सी पर बैठा बर्गर खा रहा था। कैसे हैं बाबा? अमायरा उसके पास बैठी थी। ही इज ऑल राइट। एक दो दिन तक अपने पाँव पर भी खड़े हो जाएंगे। उसका मूड ऑफ हो चुका था। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? रायत ने उसे घूरा। क्योंकि मेरे पास उनके हर मसले का हल है। वो जैसे अब अपने फैसले पर पछता रही थी। कौन सा मसला? रायत ने नासमझी से पूछा। अमायरा ने उसकी तरफ पहलू बदला था। वो उसे बताने वाली थी, फिर एकदम ही रुकी थी। क्या उसे रायत को बताना चाहिए? उसने सोचा था। क्या मालूम उसे पहले ही पता हो। डैड चाहते हैं कि मैं वली से निकाह करूं। वॉट? रायत को शायद हैरत का झटका लगा था। डैड को यूं बैठे बैठे इस किस्म के आइडियाज आ कैसे जाते हैं? खैर, तुम और वली, आई मीन, उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन अमायरा उसके तासुरात से समझ गई थी। लिसन, मेरा घर ना यहाँ से बिल्कुल 5 मिनट की ड्राइव पर है। ड्राइव मैं करूंगी तो 2 मिनट लगेंगे। आई नो तुम थके हुए हो, अदरवाइज मुझे डैड के भतीजे के साथ जाना पड़ेगा। प्लीज। श्योर। रायद मायनी खेज अंदाज में मुस्कुरा कर उठा था। रायद ने उसे घर ड्रॉप किया था। मैं डैड से बात करूंगा, वो नरम अंदाज में कह रहा था। मैं हाँ कह चुकी हूँ, लेकिन तुम ट्राई कर लो, देख लो। अमायरा सीट बेल्ट उतारते हुए लापरवाह अंदाज में कह रही थी। अमायरा वो बाहर निकलने वाली थी जब रायत के पुकारने पर रुक गई। निभा लोगी ये रिश्ता? रायत की नजरों में कुछ था, एक गैर यकीनी सी, कि अमायरा ये नहीं कर सकती। अमायरा यूं ही सपोर्ट अंदाज में उसे देखती रही। उसका सर खुद ब खुद नफी में हिल गया था। वो चली गई थी। रायत वहीं बैठा कुछ सोचता रहा। उनकी अक्सर बातें ऐसी ही हुआ करती थी, आधे अधूरे जुमले और आधी अधूरी तसल्लियां और दिलासे। वो अमायरा से 4-5 साल बड़ा था और उसे उसकी परवाह थी, लेकिन वो कभी अपने जज्बात दिखाता नहीं था, क्योंकि वो उसका सौतेला भाई भी था और बड़ा भाई भी। उसे दोनों जिम्मेदारियां बैक वक्त निभानी। अमायरा डिनर करने नीचे आई थी तो हलीमा बेगम ने कहा कि वो उनके बात सुनने के बाद अपने कमरे में जाए। अमायरा खाना खाने के बाद हलीमा बेगम के कमरे में आई थी। जी नानू, आपको कोई बात कहनी थी? हलीमा बेगम ने जो बात करनी थी उसे अच्छी तरह अंदाजा था। वो धप करके उनके पास बेड पर बैठ गई। तुम्हारे बाप ने कोई बात की थी तुमसे, तुम्हारी शादी के हवाले से? उन्होंने अपनी गोल शीशों वाली ऐनक उतार कर साइड टेबल पर रखी। जी, मैं उन्हें हाँ कह चुकी हूँ, अमायरा सपोर्ट अंदाज में कहकर उनके पास बेड पर बैठ गई थी। वो कह रहा था मैं तुम्हारी माँ से बात करूं। मैंने सारा से बात की है, उसे तो कोई मसला नहीं है। वो कुछ दिनों तक आ जाएगी यहाँ। मैंने उसे कहा कि इन मौक़ों पर माओ का होना ज़रूरी है। वो आएंगे कुछ दिनों तक निकाह की बात पक्की करने। अच्छी तरह सोच लो और गौर कर लो। शादी खेल तमाशा नहीं होती जो तुम हर वक्त करती रहती हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिंदगी भर का साथ होता है। इसमें बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, जहाँ एक दूसरे के साथ समझौता करना पड़ता है। मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होना होता है। निकाह एक फर्द से होता है, लेकिन रिश्ता उसके पूरे खानदान से जुड़ता है।
और फिर इन तमाम रिश्तों को निभाना पड़ता है। अपना घर खुद बनाना पड़ता है। माँ बाप, बहन भाई, अल्लाह हमें देता है, लेकिन ये वो वाहिद रिश्ता होता है जिसके इंतखाब हमारे अपने हाथ में होता है। नानू, मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। उसके लहजे में एक अजीब बेबसी थी। डैड ने मुझसे बात की थी और मैंने मना भी कर दिया था, लेकिन उसी रात वो हॉस्पिटल पहुंच गए। अब आप मुझे बताएं, मैं क्या करूं? अपने बारे में सोचूं या उनके बारे में? अमायरा को कोफ्त भरे अंदाज में बोली थी। नानू खामोश हो गई थी। उन्हें अक्सर अमायरा के सवाल बहुत मुश्किल लगते थे। अगर मामा को मेरी वजह से आना पड़ रहा है तो उन्हें मना कर दे। जब मुझे उनकी जरूरत नहीं थी उस वक्त रह लिया तो अब भी रह सकते। वो जाते हुए उन्हें जताना नहीं भूली थी। सारा जरूर अपने किसी काम से आ रही थी। अमायरा के लिए वो कभी अपना बाल भी ना जाया होने देती। शाहजेब उसी दिन डिस्चार्ज होकर घर आ चुके थे। रायत रात को उनके कमरे में आया था। शाहजेब उनैसा से बात कर रहे थे। अब वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे थे। रायद उनके पास बैठा था। एसी की खनक से कमरे का माहौल बाहर के माहौल के बनिस्बत बेहद खुशगवार था। शाहजेब ने अल्लाह हाफिज कहकर फोन साइड पर रख दिया था। क्या हुआ है? तुम्हें इतने उदास क्यों? पाकिस्तान में दिल नहीं लग रहा? वो समझ गए थे कि रायद कौन से कोई अहम बात करनी है। बाबा, अमायरा और वली, अमायरा की अभी एज ही नहीं है, और ना ही वो एक दूसरे को जानते हैं, ना कोई अंडरस्टैंडिंग। रायद ने बात का आगाज किया था। रायद, मैं तुम्हारा बाप हूँ या तुम मेरे? शाहजेब सवाल पूछ रहे थे। आप? रायद ने आंखें मींची थी। अमायरा के मामले में शाहजेब किसी भी राय तलब करना जरूरी नहीं समझते थे। तो फिर मेरा बाप बनने की कोशिश भी ना करो। अमायरा मेरी बेटी है और मैं उसके लिए जो भी फैसला लूंगा वो अच्छा ही होगा। शाहजेब ने रायद का कंधा थपका था। रायद खामोश हो गया था। वो अमायरा नहीं था कि शाहजेब जैसे लाजवाब कर देने वाले शख्स के साथ बहस करता फिर। एक बार अच्छे से सोच लें डैड। रायद अपनी बात पर जोर देकर बोला था। सोच चुका हूँ रायद। अमायरा को कोई और झेल भी नहीं सकता। वो अपने तजुर्बे के मुताबिक अमायरा के लिए बेहतरीन फैसला ले रहे थे। आप ये चॉइस उसे क्यों नहीं दे देते डैड? उसे अपना लाइफ पार्टनर खुद चुनने दें। रायद हिम्मत मजतमा करके बोला था। वो लावारिस नहीं है, इसलिए। अब शाबाश, तुम अमायरा की फिक्र में दुबला होना छोड़ दो और जाकर सो। रात बहुत हो गई। शाहजेब ने उसे जाने का इशारा किया। राइड यूं ही बददिल होकर टेरेस पर आ गया था, जहां वली खुली फिजा में बैठा लैपटॉप सामने रखे काम कर रहा था। वली और अमायरा की शख्सियत और जिंदगी में जमीन और आसमान जितना फर्क था। वली एक मुकम्मल फैमिली में से था। तीन भाइयों में सबसे ज्यादा छोटा और लाडला। सारे खानदान की तवज्जो का मरकज वही रहता था। वो हमेशा से एक बेहतरीन स्टूडेंट था। उसकी खुशगवार तबीयत उसकी शख्सियत का प्लस पॉइंट थी। उसके माँ बाप ने हमेशा उसे उसके फैसले लेने दिए थे। उन्हें अपने बेटे पर एतमाद था और वली ने कभी उनका भरोसा भी नहीं तोड़ा था। इसके अलावा वो बहुत कम उम्र में अपना बिजनेस सेटअप कर चुका था और सब जानते थे कि उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। 2 साल पहले उसकी ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई थी। वो हमेशा से कुछ अलग कर दिखाना चाहता था। उसकी ज़िंदगी जीने की अपनी थ्योरीज थी। उसकी 2 कंस्ट्रक्शन कंपनीज थीं जो दिन ब दिन तरक्की कर रही थी। उसका सबसे बड़ा भाई जुबैर अपने बाल बच्चों समेत अमेरिका शिफ्ट हो चुका था। उससे छोटा अल्हान, जो कि जहांजेब के साथ सियासत में भी था और उनका बिजनेस भी संभाल रहा था। वली हमेशा अपने नजरियात को लेकर बहुत वोकल रहा था। अपने स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक वो हर किस्म के एहतजाज, रैली, बहसो मुबाहिसे में शिरकत कर चुका था। उसके नजरियात की वजह से वो नौजवानों में बहुत मशहूर था। बहुत से लोग उसे फॉलो करते थे और उनकी बातें मानते थे। उनके सोशल सर्कल में मौजूद हर दूसरा फर्द अपनी बेटी वली जहांजेब के साथ ब्याहना चाहता था। जहांजेब अनम अमायरा के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे और ना ही अमायरा उनसे इतना मिली थी, लेकिन जहांजेब के लिए इतना ही काफी था कि वो उनके भाई की इकलौती बेटी थी। राइद रैकिंग के साथ खड़ा हो गया था। ब्रो, तुम्हें आइडिया है तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है। राइद ने गुफ्तगू का आगाज किया था। वो दोनों हम उम्र थे और उनकी दोस्ती भी बहुत गहरी थी। हाँ, बाबा और मामा ने बात की थी परसों। बाबा काफी इसरार कर रहे थे तो मैंने हाँ कर दी। उसका सारा फोकस सामने खुली फाइल पर था जिसे वो एडिट कर रहा था। रायद हंसा था। शादी किसने निभानी? उसकी समझ से बाहर था कि लोग माँ बाप की मर्जी से कैसे शादी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैंने। यार, तुम इतना बड़ा रिस्क ले कैसे सकते हो? बगैर जाने बगैर समझे इतना बड़ा रिश्ता जोड़ना बेवकूफ़ी नहीं है? रायद उसके सामने बैठा, माथे पर बल लिए वो उससे पूछ रहा था।
वो शुरू से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया में ही रहा था, इसीलिए उसे ये सब बातें बहुत अजीब लगी थी। यहाँ 90% शादियां ऐसे ही होती हैं और मामा बाबा ने कुछ सोचा ही होगा। वली ने लैपटॉप बंद किया था। तुम्हें अपनी बहन की फिक्र हो रही है। अच्छा खासा लड़का तो हूं मैं, कमी क्या है मेरे अंदर? वली शरारती अंदाज में बोला था। काश वो उसे कह सकता कि नहीं तुम्हारी। रायद ने कंधे उचकाए थे। बाबा की शादी ऐसी ही हुई थी, उसके बाद उन्हें दूसरी भी करनी पड़ी। रायद ने गहरी सांस खारिज की। ब्रो, चाचू का अच्छा खासा फेयर था। मुझे तो आज तक कोई लड़की ही नहीं अच्छी लगी। चाचू और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड तुम शायद अपने इर्द गिर्द का माहौल और उस तरह की चीजें देखकर परेशान हो, लेकिन हर जगह मुख्तलिफ हालात होते हैं और उनके नताइज भी मुख्तलिफ होते हैं। मैं तुम्हारे साथ कोई वादा नहीं कर रहा, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। कोई चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही? वली ने सर उठाकर उसे देखा। अमायरा, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, बहुत ज्यादा। रायद ने जैसे यूं ही तबसरा किया था। फिजिक्स पढ़ी है तुमने? वली ने लैपटॉप से सर उठाकर उसकी जानिब देखा था, अंदाज निहायत गैर संजीदा। बहुत नॉन सीरियस हो तुम अपनी शादी को लेकर, रायद बेजार सा कहकर उठ गया था। वली हंस दिया। वो यकीनन उसे फिजिक्स की ऑपोजिट अट्रैक्ट करने वाली थ्योरी समझाने वाला था, जिसमें रायद को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो वहां से चला गया था और वली सर झटक कर अपना काम करने लगा था। लोगों से भरा हुआ स्टेडियम जिसमें सबका नाम पुकार रहे थे, सामने बड़ी सी स्क्रीन पर लिखा आ रहा था, एक बॉल 6 रन, और उसने छक्का लगाया था। वो मैच जीत गए थे। तभी वो बहुत जोर से बैट से गिरा था। अपनी कमर को पकड़कर उठते हुए उसने आसपास नजरें घुमाई थी। चार दीवारें, जिसमें एक दीवार मशहूर क्रिकेटर के पोस्टर से भरी हुई थी। तो ये सब एक ख्वाब था? बेजारी से सोचते हुए उसकी नजर वॉल क्लॉक पर गई थी, जो 10 बजा रही थी। अमायरा किचन में खड़ी चाय बना रही थी। हमजा ने फ्रिज खोलकर देखी थी। कुछ बना है खाने के लिए? मैं लेट हो रहा हूँ, 1 घंटे में मैच है मेरा, वो अमायरा से मुखातिब हुआ था। अमायरा ने अपने लिए बनाया हुआ सैंडविच उसकी जानी बढ़ाया। मुमानी के सर में दर्द है, इसलिए सो रही है। दादू के टेस्ट में कोई बीमारी आई है? उसने फ्रिज से दूध निकाल कर एक ग्लास में उंडेला था। मीठा खाती रहती हैं, छुप छुप कर। कल भी मैंने उनके साइड टेबल पर पड़ी मीठी चीजें निकाली हैं, पता नहीं क्या क्या था। मिठाई, हलवा, चॉकलेट्स, कैंडीज। बंदा नानू की उम्र देखे, फिर नानू की गिजा देखे। अमायरा ने सर्द आह भरी थी। हमजा बहुत जोर से हंसा था। क्या मतलब है? तुम्हारे पिछले 10 सालों से 60 साल उम्र है मेरी दादू, ऐसी बातें नहीं करते। उसने एक सांस में पूरा ग्लास दूध पिया था और अमायरा का सैंडविच पकड़ता चलता बना। सर पर हेलमेट पहने, टांगों पर पैर चढ़ाए, बैट को सामने रखे हमजा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। पिच पर खड़ा एक बैट्समैन आउट हुआ था। कोच ने उसे इशारा किया था। वो वार्म अप करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। विकेट पर खड़ा होकर हर तरफ खड़ा फील्डर देखा। ग्लव्स को टाइट करते हुए उसने अपनी पोजीशन संभाली थी। सामने से एक फास्ट बाउलर भागता हुआ आ रहा था। हमजा की नजरें गेंद पर। उसने गेंद छोड़ी थी। हमजा ने बैट मोड़ा था। गेंद बल्ले से लगकर बाउंड्री के पार चली गई थी। बॉलर ने तासुफ से गेंद को जाते देखा। हमजा ने सुकून का सांस लिया और इसी तरह खेलते हुए उसने मैच खत्म कर दिया। वो अपने साथ ही वो अपने साथी बैट्समैन के साथ वापस जा रहा था। ये फर्स्ट क्लास की टीमों का एक आम सा मैच था। हमजा की फॉर्म अच्छी चल रही थी और ये उसकी सीजन की तीसरा 50 था। उसने ड्रेसिंग रूम में आते ही कपड़े तब्दील किए। पाकिस्तान शाहीन्स का जिम्बाब्वे टूर आने वाला है, मुझे लग रहा है उसमें तुम्हारा नाम आ जाएगा। इसी तरह परफॉर्म करते रहो, उसका कोच उससे मुखातिब हुआ था। हमजा ने मुस्कुराकर सर को जंबिश दी। वो पिछले 2 सालों से यही बातें सुन रहा था। मुसलसल परफॉर्मेंस देने के बावजूद उसे कोई भी मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन वो पुर उम्मीद भी था और ना उम्मीद भी हो जाता था। सारा आज अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान आ रही थी। अमायरा उसे एयरपोर्ट से पिक करने आई थी। मुसलसल 1 घंटे के इंतजार के बाद सारा उसे सामने से आती दिखाई थी। उनके पीछे कोई और भी आ रहा था, जिसे देखकर अमायरा ने गहरी सांस खारिज की थी। सुनहरी घुंघराले बाल, सब्ज आंखें, गोरी शफाफ रंगत जो क्लीन शेव के बाद और शफाफ लग रही थी। एक कान में चांदी की बाली पहने वो हैंड कैरी घसीटता हुआ उसके पास खड़ा हुआ था। ऊपर से नीचे तक अमायरा का जायजा लिया। वो सायरा के दूसरे शौहर की पहली बीवी में से था। उम्र में अमायरा से 3-4 साल बड़ा था। वो दोनों एक साल इकट्ठे रह चुके थे, इसीलिए एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। वो खुश शुक्ल
खुश शक्ल होने के साथ हद से ज्यादा हैंडसम था। उसकी शख्सियत ही ऐसी थी कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल लगता था। कैसी हूँ? सायरे ने मायरा को गले लगाया था, लेकिन हमेशा की तरह मायरा को उसमें ममता का एहसास नजर आया था, ना ही कोई शफकत। अमायरा झुककर खुशगवार अंदाज में अनाया और शायान से मिली थी, जो कि सारा के बच्चे थे। शायान 12 साल का था और अनाया 10 साल की। एक सुलगती हुई नजर जैद पर डालकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। अम्मी ने मुझसे बात की थी तुम्हारे रिश्ते की। सारा फ्रंट सीट पर बैठी पहलू अमायरा की जानिब किए कह रही थी। अमायरा ने कोई खास जवाब नहीं दिया था। पीछे बैठा जैद अपने फोन पर झुका हुआ था, लेकिन उसकी तमाम तर तवज्जो अमायरा और सारा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पर थी। वैसे इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है तुम्हारे बाप को? अभी तो सिर्फ 19 साल की हो। 1 साल बाद वो कहेगा कि शादी करो। चलो घर के काम काज करना, पढ़ना तो है नहीं तुमने। अमायरा ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई थी। आई स्वेयर टू गॉड मामा, उससे ज्यादा अच्छी नसीहत की उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। वो तब पाने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए कह रही थी। माँ को ताने ही देती रहना बेटा, कर तो कुछ सकती नहीं हो तुम। सारा तजियक आमेज अंदाज में हंसी थी। जैद ने बेख्तियार पहलू बदला। तो आप कर लेना मामा। पापा से बात करें, उनसे कहें कि वो क्यों करवाएंगे मेरी शादी। मेरी जिंदगी के साथ खेलने का हक सिर्फ उन्हें ही तो नहीं है। करें। कम ऑन, आप कोशिश करके देख लें मामा। इतने गट्स होते हैं ना आप में, तो बाबा के साथ रह कर दिखाती। सारा लाजवाब हो चुकी थी। अमायरा अपने माँ बाप को लाजवाब करने का हुनर जानती थी। अमायरा ने सुपरमार्केट की पार्किंग में गाड़ी रोकी थी। खाने के लिए कुछ लेने चले। अमायरा शायान और अनायस से मुखातिब हुई। उसे यास्मीन ने ग्रोसरी का कुछ सामान लाने को कहा था, इसलिए वो वहां रुकी थी। शायान और अनाया एकदम ही पुरजोश हुए। वो जब भी पाकिस्तान आते थे, अमायरा इसी तरह उनकी ऐश करवाती थी। वो उन्हें लेकर गाड़ी से निकली थी। जैद भी उसके पीछे लपका। हे लिसन अमायरा, मखसूस कैनेडियन लहजे में बोलते हुए उसने अमायरा को पुकारा था, लेकिन अमायरा ने उसे नजरअंदाज किया था। अमायरा उन दोनों के लिए स्नैक्स खरीद रही थी, जो इधर उधर घूम रहे थे। अमायरा ने सामने से वली की अम्मी अनम को अपनी तरफ आते देखा था। अगर निकाह वाली बात ना होती तो अमायरा कब की उन्हें नजरअंदाज करके जा चुकी होती, और ये काम वो पहले भी बहुत दफा कर चुकी थी, क्योंकि उसे यकीन था कि वो उन सबसे इतने अरसे बाद मिलेगी कि वो भूल चुके होंगे, या फिर वो बहाना बना देगी कि उसने उन्हें पहचाना ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अमायरा मुस्कुराते हुए उनसे मिली थी। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। तुम यहाँ, और ये इतने प्यारे बच्चे किसके हैं? उनका इशारा शायान और अनाया की तरफ था, जो उसके आसपास घूम रहे थे। जैद दूसरी तरफ था, सो वो उन्हें नहीं देख सकता। ये मामा के बच्चे, आई मीन उनके सेकंड हस्बैंड से, अमायरा ने झुकते हुए बताया। ओह अच्छा, मुझे लगा तुम्हारे मामू के बच्चे हैं। तुम्हारे निकाह के लिए आई होंगी तुम्हारी माँ। अच्छी बात है, माँ को ऐसे मौके पर बेटियों के साथ ही होना चाहिए। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। वो कहकर जा चुकी थी। अमायरा ने सुकून का सांस लिया। वो काउंटर पर आई थी। जैद ने कुछ चीजें काउंटर पर रखी थी। अमायरा ने अपना कार्ड कैशियर की जानिब बढ़ाया था। आई कैन पे। वो अब्रोच चुकाकर अमायरा से मुखातिब हुआ था। अंदाज में खौफ की नुमाया थी। साथ अपनी दोनों जेबें चेक की थी, दोनों खाली थी। उसका वॉलेट शायद गाड़ी में गया था। अमायरा ने कंधे उचकाए। वापिस कर दूंगा। उसने अमायरा को बावर करवाया था। श्योर। अमायरा कंधे उचकाकर आगे बढ़ गई। घर पहुंचते ही अमायरा अपने कमरे में चली गई थी। वो कल सारी रात नहीं सोई थी, सो अब उसे सोना था। रात को वो यूं ही चिप्स का पैकेट पकड़े टेरेस पर आई थी। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता सुस्त हुए थे। वहां कुर्सी पर कोई कानों में हेडफोन लगाए कुर्सी से सर टिकाए बैठा था। वो हमजा नहीं था। कुछ याद आने पर अमायरा ने अपने माथे पर हाथ लगाया था। कदमों की चाप सुनकर जैद ने आंखें खोली थी और गर्दन मोड़ कर देखा था। पीछे अमायरा खड़ी थी। तुम क्यों आए हो यहाँ? अमायरा रैकिंग से टेक लगाकर उसके सामने खड़ी हुई थी। उसकी नजर दरमियानी मेज पर पड़े वेब पर पड़ी। टिपिकल जैद, अमायरा ने सोचते हुए सर झटका था। जैद ने हेडफोन उतारे थे। कदम कदम चलता उसके सामने खड़ा हुआ था। तुम्हारे लिए। उसकी आंखों में एक तासुर था कि अमायरा उसके चेहरे से नजर हटा ली थी। एक्सक्यूज मी। अमायरा के लहजे में नागवारी आई थी। जैद हंसा था। उसके हाथ से चिप्स का पैकेट उचकता हुआ वो वापस अपनी जगह पर बैठ गया था। आर यू सीरियस अमायरा? तुम शादी कर रही हो, वो भी अपने डैड के कहने पर, वो भी ऐसे लड़के से जिसे तुम जानती तक नहीं हो। उसने अपनी दोनों टांगे दरमियानी टेबल पर रखी थी। यू बेटर माइंडेड व्यू बिजनेस जैद, अमायरा चबा चबा कर बोली थी। उसे जैद के गैर संजीदा अंदाज पर गुस्सा आ रहा था। तुम जानती हो हम दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ सकते हैं।
तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। अब की बार उसका अंदाज कतरे संजीदा था। एकदम वो सीधा होकर बैठा था। अमायरा कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठी थी। मैं डैड को मना कर चुकी थी, लेकिन अगले ही दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। तुम जानते हो, मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। अमायरा के लहजे में एक बेबसी थी। और खुद को कर सकती हो। तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हो। हमारे जैसे ब्रोकन फैमिलीज और नेग्लेक्ट से गुजरे हुए बच्चों को शादियों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। कोई हमें हील नहीं कर सकता और हम अपने आप को किसी के लिए नहीं बदल सकते। यू विल मिस अप योर होल लाइफ विद दिस वन डिसीजन, आई एम टेलिंग यू। वो बहुत सादगी से उसकी हकीकत बाबत करवा रहा था और अमायरा उसकी हर बात से मुत्तफिक थी। अमायरा ने बालों में हाथ फेरा। वो उसे डरा रहा था, जबकि वो पहले से ही खुद खौफजदा थी। वो सही कह रहा था। उसका कहा यह एक लफ्ज सच था। वो उसकी कमजोरियों से खूब वाकिफ था। अमायरा उठकर वहां से जाने वाली थी जब उसके रास्ते में हायल हुआ था। निकाह बहुत बड़ी बात है। तुम अभी एंगेजमेंट कर लो, उसे अच्छी तरह से जान लो, फिर शादी कर लेना। डैड ने मुझे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया। उसका लहजा कमजोर सा था। तुमने मांगा भी तो नहीं, ज्यादा ब्रो चुकाकर बोला था। जी प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान। मुझे ऐसी बातें करके मजीद तंग मत करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मेरा दिमाग एक वक्त पर इन सब चीजों को प्रोसेस नहीं कर सकता। अमायरा की आवाज भर्राई थी। वो रो देने वाली थी। तुम्हें अंदाजा है मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? जैद की आवाज धीमी थी, लहजे में अजियत और कुर्ब था। तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अमायरा की आंखें सुर्ख होने लगी थी। जैद हंसा था। उसकी हंसी में एक खोखलापन था। तुम्हें ऐसे ही जाने देता। दुनिया की हर चीज पर गिव अप कर सकता हूँ, तुम पर नहीं अमायरा, और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रहा था। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। अमायरा ने सर झुका लिया था। मैं तुम्हारे डैड की तरह बिजनेस मैन नहीं हूँ, जो सिर्फ फायदे और नुकसान की बात करता हूँ। जैद का लहजा सर था। मेरे डैड के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो काटदार लहजे में कहती चली गई थी। जैद वहीं बैठ गया था। चिप्स का पैकेट भी वहीं पड़ा था। जहन में सोचों का एक भंवर था। एक ऐसा भंवर जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। उसने गुस्से से टेबल पर पड़ा वैप जमीन पर दे मारा। शाहजेब का सारा खानदान आज उनकी तरफ निकाह की बात पक्की करने आ रहा था। सुबह से घर में तैयारियां चल रही थी और अमायरा इन सब से उकता कर अनाया के साथ बैठी फेरी टेल्स देख रही थी। अमायरा, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल कर रख दिए, वही पहनना और अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वो आने वाले होंगे। यास्मीन उससे मुखातिब हुई थी। अमायरा अपनी एपिसोड मुकम्मल करने के बाद ऊपर अपने कमरे में आई थी। बेड पर उसका सूट पड़ा हुआ था, सुनहरी लंबी कमीज और साथ कैपरी, जिस पर बहुत खूबसूरत काम हुआ था। अमायरा ने अपना फोन चार्जिंग से उतार कर रायत को मैसेज किया था। हाय। वो सोफे पर बैठ गई थी। जी फरमाएं। अगले ही सेकंड जवाब आया था। डैड से बात नहीं की तुमने? वो नाखून चबाते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। अंदर ही अंदर उसे अंदाजा था कि शाहजेब ने अपना फैसला नहीं बदलना था। की थी। उनका कहना है कि मेरी बेटी मेरी मर्जी, मैं तुम्हारी फिक्र में स्लिम ना। रायद ने साथ ही दांत निकालने वाली इमोजी भेजी थी। अमायरा ने मायूसी से उसका मैसेज को देखा। तुमने वापस कब जाना है? उसने बात बदली थी। उसे मजीद कोई झूठी उम्मीद या तसल्ली नहीं चाहिए थी। तुम्हारे निकाह के फौरन बाद, रायद ने जवाब दिया। निकाह की डेट क्या है? सोर्सेज के मुताबिक ठीक एक हफ्ते बाद तुम एक नए और खूबसूरत बंधन में बन जाओगी। रायद जानबूझकर उसे छेड़ा था। वो नैज आंटी नहीं आएंगी? उसने कुछ सोचते हुए मैसेज किया था। नहीं, बाबा ने सख्ती से मना किया है कि इस बारे में मैं अभी उनसे बात ना करूं। वो दोनों उसके पीछे की वजह जानते थे, इसलिए उन्हें मजीद इस बारे में कोई बात बताने या पूछने की जरूरत नहीं थी। इसी वक्त गेट पर हॉर्न बजने की आवाज आई थी। अमायरा खिड़की तक आई थी। वहां 3-4 गाड़ियां खड़ी थी। उफ। वो फोन वहीं बेड पर फेंक कर कपड़े पकड़कर वॉशरूम में घुस गई थी। वो तैयार होकर सीधा किचन में आई थी, जहां यास्मीन और सारा डिशेस बनाने में मसरूफ थी। सारे मेहमान ड्राइंग रूम में बैठे थे। बहुत अच्छी लग रही हो, यास्मीन ने मुस्कुरा कर तारीफ की थी, लेकिन सारा ने कुछ नहीं कहा था। कौन कौन आया मामा? वो सारा से मुखातिब हुई थी, जो चूल्हे पर खड़ी कुछ बना रही थी। मुझे कौन सा पता है उनका? शाहजेब उसका बड़ा भाई, उसकी बीवी, एक बहू और बेटा, और उनकी छोटी वाली बहन, मतलब तुम्हारी फुप्पो, और एक लड़का है। सारा जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली थी। सारा और शाहजेब की शादी तकरीबन 7-8 साल रही थी, लेकिन इस दौरान वो कभी शाहजेब के खानदान से नहीं मिली थी। वली? अमारा ने फौरन पूछा। नहीं, वो नहीं है। जाओ तुम मिल लो उनसे जाकर, तुम्हारे लिए ही तो आए हैं, मुमानी ने मशवरा दिया।
आप मेरे साथ चलें मामा। वो नर्वस थी। वो सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। अमायरा बारी बारी उन सबसे मिली थी और रायत के पास जाकर बैठ गई थी। अच्छी लग रही हो, रायत मुस्कुराहट दबाए बोला। शट अप। अमायरा वहां बहुत अजीब महसूस कर रही थी। वहां उसकी मामा, बाबा, पुप्पू, वली से बड़ा भाई अल्हान और उसकी बीवी पाकीज़ा आए हुए थे। और अमायरा जिंदगी में उनसे एक दो दफा मिली थी। वो उनमें सिर्फ अल्हान को अच्छे से जानती थी। वो सब अमायरा को ही देख रहे थे। सारी रस्में हो चुकी थी। वो सारा के पास बैठी थी जब शाहजेब उनके पास आए थे। सारा। हम्म। सारा ने गर्दन मोड़कर शाहजेब की जानिब देखा। अमायरा को अच्छे से समझाना और प्लीज अपने वाले असूल अपने लिए ही रखना, मुझे और खुद को शर्मिंदा ना होने देना, वो नर्म अंदाज में कह रहे थे। सारा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया था। वो सब जा चुके थे। नानू, मामू, मुमानी सारा बैठे निकाह की प्लानिंग कर रहे थे। अमायरा के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी आइसक्रीम खा रही थी। हमजा जो अभी अभी वापस आया था उसके पास आ बैठा था। मुझे लग रहा था ना नानो मजाक कर रही है, लेकिन मजाक मजाक में सब इतने सीरियस हो गए। मैं अब किससे फ्लर्ट करूंगा? हमजा का मुंह बना हुआ था। वो भी घर वापस आया था दीवारों से। हमजा ने आइसक्रीम उससे छीनी थी। मैं बहुत अपसेट हूँ यार आज। मैं भी हूँ। अमायरा सीने पर बाजू लपेट कर बैठ गई थी। हमजा ने उसे घूरा था। देखो, दिन डिसाइड कर लेते हैं। एक दिन तुम अपसेट हो जाया करो और एक दिन मैं। इस तरह नहीं चलेगा। अमायरा हंसी थी। क्या हुआ है? ट्रायल्स के लिए गया था आज, सेलेक्ट नहीं हुआ, उसने संजीदगी से बताया। दोबारा कब होंगे? अमायरा को अब अंदाजा हुआ था कि क्यों उसका चेहरा इतना लटका हुआ था। कल है, लेकिन गुजरावाला में, हमजा बददिली से बोला था। तो चलते हैं, अमायरा फौरन बोली थी। पागल हो, इतनी दूर कैसे जाएंगे? और बाबा नहीं मानेंगे। हमजा ने नफी में सर हिलाया। अमायरा फोन खोलकर गुजरावाला की लोकेशन देख रही थी। लाहौर से वहां तक 1 घंटे का सफर था। और हम किसी को बताएंगे ही नहीं। अमायरा ने हल पेश किया। तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, हम घूमने फिरने का कहकर जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। जाते हुए मैं ड्राइव करूंगी और वापसी पर तुम। नहीं, तुम्हें मेरे लिए इतना वेट करना पड़ेगा, रहने दो। नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हमजा को ये मुनासिब नहीं लग रहा था। अमायरा ने उसके बाजू पर चुटकी काटी। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। हवा की स्पीड पर जाएंगे और लाइट की स्पीड पर वापस आएंगे। अमायरा कहकर उठ गई थी। हमजा ने अपने बाजू पर हाथ फेरा था। जैद अपने आधे बालों को पोनी में मुकीत किए फोन कान से लगाए अपने कमरे से निकलकर सीधा मायरा के पास आया था। सारा आंटी कहाँ है? चेहरा बेहद संजीदा था। बाहर लॉन में। अमायरा ने बाहर की जानिब इशारा किया। तुम्हारे तुम्हारी डेट फाइनल हो गई? उसका अंदाज सरसरी सा था। अमायरा ने सर हिलाया। वो किसी से फोन पर बात करता लॉन की जानिब बढ़ गया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये लड़का ठीक नहीं लगता। हमजा के लहजे में उसके लिए नापसंदीदगी थी। क्यों? अमायरा हैरान नहीं थी, क्योंकि 90% लोग जैद को एक बुरा, आवारा और फारिग लड़का ही समझते थे। लेकिन अमायरा जानती थी वो ऐसा नहीं है। आवारा सा लगता है, हुलिया भी अजीब सा बनाया हुआ है। हमजा यूं ही हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा था। जो नजर आता है वो दरअसल होता नहीं है। जी अच्छा लड़का है। खैर छोड़ो इन बातों को, सुबह रेडी रहना। वो जा चुकी थी, लेकिन हमजा के दिल का बोझ भी हल्का कर चुकी थी। उसे एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। अगले दिन अमायरा ने ही हलीमा बेगम से बात की थी कि उसे कोई यूनिवर्सिटी अच्छी लगी है और उसे वो देखने जाना है। ताहिर साहब ने फौरन कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन अमायरा ने यह कहकर मना कर दिया कि हमजा फारिग है, मैं उसके साथ चली जाती हूँ। आपका वक्त आया होगा। सबको तसल्ली करवाने के बाद वो अपनी मंजिल के लिए निकल चुकी थी। अगर मैं सेलेक्ट ना हुआ तो? हमजा को सुबह से ही इस तरह के ख्याल आ रहे थे। तो क्या दोबारा ट्राई करेंगे? देखो हमजा, अगर तुम्हें क्रिकेट खेलनी है तो अपने आप को सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग बनाना होगा। तुम पर अच्छा वक्त भी आएगा और बुरा भी, लेकिन तुम्हें सराहेंगे भी और तनकीद भी करेंगे। तुम्हें इन सब चीजों के हैंडल करने के लिए अपना जहन बनाना होगा। और हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन जरूर पाकिस्तान के लिए खेलोगे। उसके लिए मेहनत करते रहो, अच्छी परफॉर्मेंस दो, कहीं ना कहीं तो पीछे पहुंचोगे ही। इंसान गिर कर ही उठना सीखता है। आखिर कितनी बार तुम सेलेक्ट नहीं होगे, एक ना एक दिन ये सिलेक्टर्स तुम्हारे आगे घुटने टेक देंगे। थैंक्स फॉर मोटिवेशन कोच। हमजा ने उसे सलाम किया था। उन्हें वहां पहुंचने में तकरीबन 1.5 घंटा लगा था। हमजा अंदर जा चुका था और अमायरा बाहर अपनी गाड़ी में बैठी थी। तभी उसी शाहजेब की कॉल आई थी। मैं सोच रहा था कि आज लंच साथ करते हैं, शाहजेब मसरूफ अंदाज में कह रहे थे। अमायरा ने दांतों तले जुबान दबाई। डैड, वो एक्चुअली आज मेरा अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ। उसने झूठ बोला। ओह। मैं चलो साथ मैं चलूं साथ? शाहजेब ने बेख्तियार घड़ी पर वक्त देखा। नहीं, आप रहने दें, मैं कल चलूंगी आपके साथ लंच पर। ओके, अल्लाह हाफिज। शाहजेब ने कॉल काट दी थी। अमायरा बैठी नाखून चबा रही थी। अगर शाहजेब ने घर कॉल करके पूछ लिया
और उन्होंने बता दिया कि अमायरा तो घर पर ही नहीं है, तो अमायरा की शामत कंफर्म थी। हमजा वापस आया तो उसके चेहरे पर रौनक ही रौनक थी। अमायरा गाड़ी से निकली थी, दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। गैस वॉट, हमजा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी सिलेक्शन हो गई। अमायरा खुशी से चीखी, यस। हमजा बेहद खुश हुआ था। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। उसने फौरन अमायरा का शुक्रिया अदा किया। नो नीड, खाना खिला रहे हो तुम मुझे, और हाँ ड्राइव भी कर रहे हो। अमायरा दूसरी तरफ जाकर बैठ गई थी। हमजा ने आगे से कुछ नहीं कहा। आज वो उसे कुछ नहीं कहना चाहता था, वो उसका शुक्रगुजार था, और ये तो तय था कि एक दिन बड़ा बैट्समैन बनने के बाद वो अपनी तकरीर में अमायरा का नाम जरूर लेगा। हमजा 21 साल का था। वो ए लेवल्स कर चुका था। पिछले साल उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला भी लिया था, लेकिन क्रिकेट की वजह से उसे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। हमजा को पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। वो क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन ताहिर को ये सब पसंद नहीं था। वो उनकी इकलौती औलाद था। ताहिर और यास्मीन चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, इसलिए वो हमजा के क्रिकेट खेलने के सख्त खिलाफ थे। जब वो 18 साल का था, उस वक्त वो इंटर 19 पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुआ था, लेकिन ताहिर ने उसे नहीं जाने दिया, और वो बहुत मायूस हुआ था, हत्ता कि उसने क्रिकेट छोड़ने का फैसला किया। उसके बाद अमायरा आई थी, और उसी ने उसे दोबारा खेलने पर कायल किया। वो इस घर में वाहिद थी जो हमजा को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करती थी, चाहे बात हमजा की नया बैट खरीद देने की हो, या आधी रात को हमजा के लिए लॉक खोलने की हो, या फिर ताहिर को मनाने की, या हमजा की वजह से ताहिर और यास्मीन से डांट खाने की। वो हमेशा से उसके साथ खड़ी हुई थी। वली जहांजेब के ऑफिस में उनके सामने बैठा हुआ था। जहांजेब अपने सेक्रेटरी से बात कर रहे थे। बात करने के बाद उन्होंने अपना रुख वली की जानिब किया, जो काफी देर से उनकी गुफ्तगू खत्म होने का इंतजार कर रहा था। कोई मदद चाहिए तुम्हें? बहुत अरसे बाद मेरी ऑफिस का रुख किया है तुमने, जहांजेब मुस्कुराकर बोले। आपको याद है, मैंने लास्ट टाइम आपसे फेवर का मांगा था। वली मुस्कुराहट दबाए बोला, वली जहांजेब साहब, तुम अपने बाप के एहसानात गिन ही नहीं सकते। जहांजेब संजीदगी से बोले, वट एवर बाबा, मैं चाहता हूं कि आप और आपके बिजनेस पार्टनर्स जिस हाउसिंग स्कीम पर काम कर रहे हैं उसकी वजह आप फैक्ट्रीज बना लें। वली जरा संजीदा हुआ था। जहांजेब हंसे थे। ऐसे बिजनेस नहीं होता। वली जरा संजीदा हुआ था। बाबा, इस रियल स्टेट की वजह से पाकिस्तान में दौलत की गर्दिश सिर्फ इलेट क्लास में हो रही है। यानी हमारी क्लास क्या, इससे कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है? नहीं बाबा, आपने करना क्या है, जमीन खरीदनी है, उस पर इमारतें तामीर करवानी है, और उनकी कीमतें इतनी कर देनी है एक आम मिडिल क्लास आदमी उस घर को खरीदने का सोचे बिना। राइट। उन घरों को एक क्लास के लोग बेचें और खरीदेंगे। आम आवाम का क्या? और बाबा, जो जमीन ज़रात या किसी भी फैक्ट्री को कोई बड़ी कंपनी बनाने में इस्तेमाल की जा सकती है, उस पर हम घर ही क्यों बनाएं? एटलीस्ट इस तरीके से मुल्क में थोड़ा बहुत रोजगार और कोई प्रोडक्ट्स तो बनेंगे, जैसे फुटबॉल, लेदर का सामान, खाद वगैरह। हम इन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जितनी हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हम उसी हिसाब से इंपोर्ट कम करेंगे, और महंगाई कम होगी। वली ने अपनी बात मुकम्मल करके गहरा सांस लिया। जहां जेब कुछ लम्हे के लिए खामोश रहे। एक काम करो, कल ऑफिस आओ, मैं सब पार्टनर्स की मीटिंग अरेंज करता हूँ। अगर तुम उन्हें कन्वेंस कर सकते हो, ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हें दे दूंगा। फाइन। वली ने सर हिलाया था। एक दिल सुकून मिला था। निकाह की तैयारी कहाँ तक पहुंची? जहां जेब का लहजा आम सा था। मैंने कौन सी तैयारी करनी है? वली ने कंधे उचकाए। अपनी माँ से पूछ लेना, उन्होंने वली को घूरा था। गुड बाय बाबा, एंड थैंक यू। वली हाथ लहराता हुआ जहां जेब के कैबिन से निकला था। रास्ते में उसका सामना उसके बड़े भाई जुबैर से हुआ था। जुबैर उनमें सबसे बड़ा था, और वो अपनी बीवी और बेटे के साथ अमेरिका में रहता था। आजकल पाकिस्तान वली के निकाह के लिए आया हुआ था। भाई, वजन कम कर लें थोड़ा, मेरे निकाह पर भंगड़ा भी डालना है आपने, कहकर वो आगे बढ़ गया था। वो यूं ही हवा के झोंके की तरह ऑफिस आता था, और इसी तरह वापस भी चला जाता था। टू बी कंटिन्यूड।